24 का सिंहासन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की जनता ने आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत ईवीएम का बटन दबाकर दिग्गजों की किस्मत कैद कर दी है और आज राष्ट्रपति से लेकर देश के आम नागरिक तक सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। और इसी बीच स्टार प्रचारकों ने जनता के बीच पहुंचकर 7वें चरण के लिए जोरदार चुनाव प्रचार किया। अपनी लय को कायम रखते हुए नेताओं ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर भी निशाना साधा। आज देश में एक तरफ जनता वोट डालने में बिजी दिखी तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी 7वें चरण के लिए वोट मांगते हुए भी दिखाई दिए और इसी बीच कुछ नेताओं ने सड़कों पर उतरकर रोड शो भी किया। लोकतंत्र के पर्व पर वोटरों को जोश जिस तरह से दिख रहा था, कह सकते हैं वोटर्स का ये जोश काफी हाई था। देश के अलग अलग हिस्सों में मतदाताओं ने वोट डाले और इन सब के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पोलिंग बूथ पर मतदान करते हुए दिखाई दी। उन्होंने देश के आम नागरिकों की तरह पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला और इसके साथ ही देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बूथ पर वोट डाला। और इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के उपसभापति ने भी संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल किया और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना मतदान किया। तो लोकतंत्र के पर्व पर वोटर्स का जोश काफी हाई दिखा। वोटर्स ने बूथ पहुंचकर वोट डाले और ये तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपसभापति राज्यसभा से जो कि वोट डालते हुए दिख रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्व का क्षण है ये, जिस तरह से मतदान केंद्रों तक वोटर्स पहुंच रहे हैं। और ये वीआईपी वोटर्स जो कि अपना मतदान करने के लिए पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और वहीं उपसभापति राज्यसभा से वो भी अपना मतदान करने के लिए पहुंचे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर दिग्गज भी वोट डालते हुए दिख रहे हैं और देश के सम्मानित व्यक्ति, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहां पर राज्यसभा के उपसभापति जो कि मतदान केंद्रों तक पहुंचे अपने परिवार के साथ और यहां पर मतदान किया। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त चुनावी महापर्व भी चल रहा है। देश भर के दिग्गज अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं छठे चरण में दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में दिग्गजों ने अपने मतों का प्रयोग किया और इसी कड़ी में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने पोलिंग बूथ पर अपने मत का प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उन्होंने वोट डालकर एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये हर एक नागरिक का बहुत बड़ा कर्तव्य है। आपको बता दें कि इससे पहले भी माई वोट माई वॉइस मिशन पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश भर के लोगों से मतदान करने की अपील की थी। तो छठे चरण का मतदान आज हो रहा था, जिसके चलते दिग्गजों ने भी वोट डाला। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत आज 58 सीटों पर वोटिंग हुई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में आज कई उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। तो वहीं देश के कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना वोट डाला। पहली तस्वीर जिस तरह से सामने आई उसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने मत का प्रयोग किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बूथ पर मतदान किया और अपने बूथ पर मतदान करने वाले पहले पुरुष मतदाता बने, जिसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के बूथ पर मतदान करते हुए नजर आए।
वहीं तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बूथ पर पहुंचे और मतदान किया। पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल से इस बार लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और अगर हम अगली तस्वीर की बात करें तो यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने बूथ पर मतदान किया है और लोगों से INDIA गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की है। वहीं अगली तस्वीर की बात करते हैं तो कांग्रेस नेता और रायबरेली सीट से प्रत्याशी राहुल गांधी अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बूथ पर मतदान करते हुए नजर आए। सबसे रोचक बात यह है कि आज पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि नई दिल्ली लोकसभा सीट से गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार न होकर आपने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। और आखिरी तस्वीर में कांग्रेस महासचिव कपिल सिब्बल पोलिंग बूथ पर वोट करते हुए आपको दिख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता वीना अरोड़ा से। वीना, तो जिस तरह से आज हमने देखा कि इन सीटों पर जिस तरह से मतदान हुआ है और हरियाणा की सीट भी इसमें थी, ऐसे में क्या आज का दिन रहा और कितना प्रतिशत वोटिंग यहाँ पर हुई है? जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी, आज देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार था। अगर हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो हरियाणा में शाम 6 बजे तक 55.93% जो वोटिंग हुई है। अगर हम मान सके तो लगभग 40% जो वोटर है वो घर से नहीं निकला, क्योंकि वोटर साइलेंट रहा। कुछ गर्मी का भी बहुत ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर 46 डिग्री था, कुछ वोटर्स घर से निकले भी नहीं थे। अगर हम बात करें, हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर हम बात करें तो अच्छी वोटिंग हुई है। लोगों में वोटिंग के दौरान बहुत उत्साह भी था, क्योंकि अगर हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो कुछ क्षेत्र से नवीन जिंदल और इंडिया अलायंस के जो सुशील गुप्ता है उन्होंने अपना वोट किया है। और अगर हम अंबाला पर से बात करें तो वहां से कांग्रेस की अलायंस से वरुण चौधरी और भाजपा की बंतो कटारिया ने अंबाला से वोट किया है। अब बात करें तो फिर अगर जनता की बात की जाए तो जनता ने बड़े उत्साह के साथ वोटिंग की है। जो लोकतंत्र का जो त्योहार था, लोगों ने बड़े अच्छी तरह से अपना मतदान करके इसको मनाया। जी बिल्कुल वीना, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत में काफ़ी कमी देखी जा रही है, ऐसे में क्या माना जाए, क्या वोटर्स नाराज चल रहे हैं या फिर गर्मी एक कारण हो सकती है या फिर बदलाव नहीं चाहती है जनता और इसी वजह से कम वोटिंग हो रही है? जो वोट पोल हुआ है 40%, अगर हम बात करें वोट पोल कम हुआ है। तो अगर हम यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर के 2 गांव हैं जिन्होंने चुनावों का बहिष्कार किया है। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के कई जिलों में, कई कस्बों में, कई गाँव में, कई पंचायतों में भी चुनावों का बहिष्कार किया है। क्योंकि अगर हम जिलों की बात करें तो कुछ गाँव के कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दे थे, उनका कहना था कि पहले कांग्रेस गई, उन्होंने भी कोई काम नहीं करवाया और न ही भाजपा ने 10 सालों में कोई काम करवाया, चाहे वो जिले से या गांव या पंचायत, उन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार किया। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बिल्कुल, यानी नाराजगी दिखी हुई ना जिस तरह से लोग मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और पश्चिम बंगाल से हमारे साथ संवाददाता दिक सुंदर भी जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे दिक सुंदर कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से आज मतदान रहा, क्योंकि जो देखने में आया है सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में ही हो रही है हर फेज की अगर हम बात करें, और आज भी हमने देखा कि यहाँ बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग स्टार्ट से ही देखते हैं, हम लोग को देखने को मिला है कि काफी लंबा कतारें थी हर जगह में, हर पोलिंग स्टेशन में। और साथ ही साथ थोड़ा टाइम जैसे बीतता गया उस हिसाब से हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से वायलेंस एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा था धीरे धीरे, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी किस तरह से इलेक्शन कमीशन और उनका जो सुरक्षा कर्मी है, जितने भी सेंट्रल फोर्स है, वो लोग किस तरह से अपना मूवमेंट बढ़ाते जा रहा था। तो इसके चलते हुए वायलेंस जितना भी हो रहा है और हम लोग जितना देख चुके हैं कि वो थोड़ा हमको लगा कि ये काफी हद तक कंट्रोल हो गया है आखिर तक। और आखिर में जो परसेंटेज मिला है, पोलिंग परसेंटेज, ये सब होने के बावजूद भी लोग भयभीत ना होके भी निकले हैं और पोलिंग किया, अपना वोट कास्टिंग किया। मतदान देने के बाद जो परसेंटेज आया 78.19, ये काफी अच्छा है संख्या। इसके पहले चरण में भी हम लोग देख चुके हैं कि काफी अच्छा मतदान हुआ था और आज भी वैसा ही देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छा आशा देता है कि जो मतदान देने के लिए जो लोग आना चाह रहे थे वो सही रूप से आ सके
और अपना मतदान सही रूप से दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और दिग सुंदर, ये भी देखा गया कि कुछ ऐसी जगह थी जहां पर छिटपुट हिंसा की घटना की खबर भी सामने आई है, तो कौन सी ऐसी जगह रही आज जहां पर थोड़ा सा यहाँ पर अशांति देखी गई? जी, सबसे पहले बात किया जाए तो देखिए नंदीग्राम एरिया जहाँ पे एक जस्टिस अभिजीत गांगुली जहाँ के कैंडिडेट हैं, वो सवेरे से ही एलिगेशन ला रहे थे। काफी सारे जगह में बीजेपी के जितने भी पोलिंग एजेंट हैं उन लोगों को बैठाने नहीं दिया जा रहा है, तो उसको देखने के लिए वो नंदीग्राम के कुछ हिस्से में जा रहे थे। उसी दौरान उनको प्रोटेस्ट किया गया था। उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पे मौजूद थे, उनके सामने ही प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो बाद में उन लोगों को हटा दिया गया। जबकि अभिजीत गांगुली का कहना है कि ये घटनाक्रम जहां जहां हो रहा है उसका सारे रिपोर्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। दूसरी ओर अगर हम झाड़ग्राम लोकसभा केंद्र की तरफ देखें तो वहां पे जो बीजेपी कैंडिडेट हैं प्रणब टुडू, तो उनके ऊपर एक हमला किया गया था। उनके एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, वो गढ़वता एरिया में ये घटना था। साथ ही साथ मिदनापुर और घाटा लोकसभा केंद्र में भी हम लोग अगर देखें तो वहां के कैंडिडेट भी जहां जहां मूव किए थे तो उन पे फिर भी थोड़ा हमला किया गया था। देखिए सारी जगह में एक ही चीज देखा गया है कि बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब इसमें बीजेपी का कहना है कि ये सारे चीज तृणमूल कांग्रेस अपना हारने के डर से ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वहां पे जाके वायलेंस को ज्यादातर फैला रहा है। माहौल ऐसा नहीं था। जबकि हम लोग अगर एनालिसिस करें तो उसमें देखा जाएगा कि जहां जहां इस तरह का वायलेंस हुआ है, नंदीग्राम हो या फिर गढ़बेता हो, तो ये सब जगह में पहले से ही वायलेंस होता है, कम या ज्यादा ये होता ही रहता है। तो यहाँ पे निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का जो अपना हिसाब से वो लोग वहाँ पे सुरक्षाकर्मी जिस तरह से तैनात करना था वो अपना करने में सक्षम रहे, नहीं तो शायद ये वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ जा सकता था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन काफी हद तक सफल हो चुके हैं आज। धन्यवाद दिग सुंदर इस पूरी जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब आपको उन तस्वीरों से भी रूबरू करा देते हैं जहां 3 मुख्यमंत्रियों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। तो पहली तस्वीर आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पोलिंग बूथ पर मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली से है। यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ वोट डाला। और सबसे आखिर की जो तस्वीर है वो ओडिशा से है, जहां मतदान केंद्र पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मतदान किया है। तो 3 तस्वीरें 3 मुख्यमंत्रियों की, और बढ़ चढ़कर आज मतदान में इन्होंने हिस्सा लिया है। हरियाणा, दिल्ली और उड़ीसा के सीएम आप देख सकते हैं मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं उन फेमस हस्तियों की जिन्होंने खेल जगत में अपना हुनर दिखाया और देश को गर्व करने का पल दिया। आज एक बार फिर उन्होंने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेकर देश को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली तस्वीर महेंद्र सिंह धोनी की है, जिन्होंने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट डाला। तो दूसरी तस्वीर कपिल देव की है, वो पोलिंग बूथ पर वोटिंग करते हुए दिखाई दिए। और इसके बाद बाकी 2 तस्वीरों में देश के वो पहलवान हैं जिन्होंने विदेशों में तिरंगे का मान बढ़ाया और आज ठीक उसी तरह उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट ने वोट डाला। तो खेल जगत के ये वो प्रसिद्ध चेहरे हैं जिन्होंने खेल के मैदान पे तो देश का नाम रोशन किया ही है, इसके साथ साथ देश के लिए मिसाल भी बन रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से खेल जगत के ये प्रसिद्ध चेहरे मतदान करने पहुंचे और लोगों से वोटों की अपील भी की। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जॉन। और सीधे चलते हैं जौनपुर, जहां पर हमारे संवाददाता मानवेंद्र जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, अगर हम यहां की बात करते हैं तो किस तरह से आज वोटिंग प्रतिशत यहां पर रहा है और कितना उत्साह वोटर्स के अंदर दिखाई दिया?
मैम, ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण आज जौनपुर की 2 लोकसभा सीटों पर जौनपुर सदर में 55.52% और मछली शहर लोकसभा में 54.48% वोटिंग हुई है, जो कि काफी कम वोटिंग हुई है इस बार गर्मी के कारण। जी बिल्कुल। तो क्या ये कारण मानवेंद्र गर्मी को ही माना जाए या लोगों के अंदर कोई निराशा है, जो मौजूदा सरकार है उससे किसी तरह की शिकायत है, या फिर जो दूसरा गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, उसको लेकर भी क्या लोग एक सोच नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि पीएम फेस उस गठबंधन का नहीं है? जी मैम, जौनपुर जनपद में विकास कार्य काफी कम हुए हैं, जिसके कारण जनता में रोष है और उसके कारण भी वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। लेकिन ज्यादातर कारण आज गर्मी का जो प्रकोप था वो प्रचंड था। थी वो लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर रही थी। बहुत मजबूरी में लोगों ने निकलकर वोटिंग की है। वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा है जौनपुर का। बिल्कुल। मानवेंद्र, और कहा ये भी जाता है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं मतदान करने के लिए, तो आज क्या तस्वीर आपको देखने को मिली? क्या महिलाएं भी कम दिखी मतदान केंद्रों पर? जी मैम, बूथों पर महिलाओं की संख्या भी ज्यादा थी। काफी संख्या में उन्होंने अपने वोटों का अधिकार का प्रयोग किया है और इसी का परिणाम है कि वोट प्रतिशत 56 के लगभग रहा। जी मानवेंद्र, अगर हम चुनाव प्रचार की बात करते हैं तो क्या बड़े चेहरे जौनपुर की तरफ रुख कर रहे थे और यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे? जी, इसमें दोनों लोकसभा क्षेत्रों में जौनपुर में एक साथ प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, सभा हुई थी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की भी सभा हुई थी। गठबंधन के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों की भी सभा हुई थी। दोनों उप मुख्यमंत्री भी दोनों लोकसभा क्षेत्रों में। जी बिल्कुल। मानवेंद्र, आपके आसपास भी हम लोग देख पा रहे हैं, उनसे भी जानिए आखिर क्या कारण रहा जो वोट प्रतिशत इतना कम है और लोग मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं? क्या नाराजगी है या कोई और वजह है? जौनपुर के साथ में पिछले 10 सालों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो जौनपुर सदर की लोकसभा सीट है वो पिछले बार सपा और बसपा गठबंधन के साथ श्याम सिंह यादव जी जीते थे, जिनको धनंजय सिंह का टिकट काट कर, पति श्रीकला सिंह जी का टिकट काट कर वापस अंतिम दिन उनको टिकट दिया गया, जिससे वो अपना पर्चा दाखिला किए और वो लड़ाई में फिर से बसपा की तरफ से आए। जी जिसके कारण ये रोष लोगों में उत्पन्न हुआ कि जिस प्रकार से धनंजय सिंह जी का टिकट काटा गया, इससे जनता में रोष था। और साथ ही साथ जो इंडी गठबंधन का साथ बिल्कुल, यानी कहीं गुस्सा है और कहीं गर्मी एक वजह हो सकती है जिसके चलते लोग मतदान केंद्रों तक कम पहुंच रहे हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश भर में इस समय जिस तरह से चुनावी माहौल है और उसमें 6 चरणों के चुनाव अब तक खत्म हो चुके हैं। देश के कलाकार अपनी कला के जरिए वोटर्स को मतदान करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। कुछ कलाकार नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक कर रहे हैं तो कुछ कलाकार अपनी पेंटिंग्स के जरिए जागरूक कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उड़ीसा के पुरी समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 500 किलो आम का इस्तेमाल कर कलाकृति बनाई है और इसके जरिए उन्होंने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। वहीं उनकी कलाकृति की मुख्य थीम चुनाव का पर्व, देश का गर्व और आपका वोट आपकी आवाज थी। आपको बता दें कि ये कलाकृति 2000 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाई गई थी। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में प्रचार करने बिहार दौरे पर रहे और इस दौरान पीएम मोदी ने काराकाट, पाटलिपुत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपनी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने काराकाट में अपने संबोधन में आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है। कान खोलकर सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं पाटलिपुत्र के अपनी चुनावी रैली में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि मोदी के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर भी की भावना और संविधान सर्वोपरि है। मैं SC ST OBC के आरक्षण में सेंधमारी नहीं करने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाटलिपुत्र की जनसभा में सीएम ममता बनर्जी को भी अपने निशाने पर लिया। के नतीजे क्या आने वाले हैं
उसका एग्जिट पोल चालू हो गया है। आप समझ लीजिए, जब ये इंडी गठबंधन वाले सोते उठते जागते बैठते ईवीएम को गाली देना शुरू कर दें, मतलब कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। 4 जून को पाटलिपुत्र में नया रिकॉर्ड बनेगा और देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा। 24 के इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है, तो दूसरी तरफ 24 घंटे आपसे झूठ बोलने वाला इंडी गठबंधन है। ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। 5 साल में 5 पीएम, क्या होगा इस देश का? और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। साथियों, गरीब का ये बेटा जानता है कि जब किसी का हक छीनता है, जब किसी को उसका हक नहीं मिलता, तो उस पर क्या बीतती है। इसलिए मोदी ने गरीब को उसका हक दिया है। आजादी ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है और एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। और यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने बिहार का दौरा किया, जिस पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं पीएम मोदी की रैली में दिए गए स्पीच पर आरजेडी नेता मनोज झा ने जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले तो मैं पीएम मोदी से असहमत होता था, लेकिन अब तो मोदी जी की राजनीतिक जुबान बदल गई है। प्रधानमंत्री मोदी की स्क्रिप्ट फिल्में देखकर लिखी जा रही हैं।
बनाकर आप साफ तौर पे कहूं कि प्रधानमंत्री जी से पहले असहमत होता था, उनकी बातों से, उनकी सोच से, उनके विचार से, उनकी कार्यशैली से। अब प्रधानमंत्री जी की चिंता हो रही है मुझे। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में क्या सोचा जा रहा होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल जुबान भैंस, मंगलसूत्र, मछली, मटन और अब मुजरा। क्या बना के रख दिया? कौन सी फिल्में देख देख करके डायलॉग लिखे जा रहे हैं आपके? और अनशंट आधारहीन बातें, धर्म के नाम पर आरक्षण। कभी मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ा? मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। 3743 जातियां हैं और गैर हिंदू जातियां भी हैं उनमें। पीएम मोदी ने बिहार के पाटलिपुत्र में रैली के दौरान इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने आरक्षण पर अपना भाषण दिया और इंडी गठबंधन पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण हड़पने का आरोप भी लगाया। जहां उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं को अपने वोटर्स के सामने मुजरा करने की बात कर डाली थी, जिससे कि बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं अब इस मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। खत्म करेंगे। जरा प्रधानमंत्री से पूछिए कि हमने लगभग 5 बार पत्र लिखा जाति आधारित गणना कराने का पूरे देश भर में। हमारा पूरा डेलीगेशन बिहार का विधानसभा का गया था मिलने। हम खुद 1 घंटा प्रधानमंत्री से बात किए, फिर लिखित में उन्होंने मना कर दिया। बेसिक तो यही था ना भाई, जाति आधारित गणना हो, किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से सबको आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करने पहुंचे, जहां मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के बीच अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस को निशाने पर लिया और एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले मंच से कर डाले। इस दौरान अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 चरण का चुनाव होने के बाद 6ठे चरण का मतदान हुआ और अब तक बीजेपी ने 310 पार कर लिया है। डराने की आदत लगी है। मोदी जी जब धारा 370 हटा रहे थे, मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, राहुल बाबा खड़े हो गए और बोले 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। कंकड़ मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया। मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। कोई कुछ नहीं बोलता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र। कश्मीर के अंदर गोलीबारी होती थी, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में गोलीबारी। एक कल्पना कर दो कि इंडिया अलायंस जीत गए तो उनका प्रत्याशी कौन, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई नाम है? अरे ऐसे नहीं, चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, लालू जी। अब हंसना मत हो, हुआ हो, जरा भी मत हंसना। लालू बाबा राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो भाई? भाइयों बहनों, इनके पास कोई आईओसीएल का डेपो बनाने का काम किया। शायद ही हमीरपुर लोकसभा बहुत छोटी है, देश में बड़ी बड़ी लोकसभाएं हैं,
मगर हमीरपुर जितना काम मित्रों कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे अनुराग का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद और बलिया से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर को जिताने की लोगों से अपील की। वहीं सीएम योगी ने स्वतंत्रता के महानायक मंगल पांडे और वीर चित्तू पांडे को भी याद किया और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को नमन कर बोले कि चंद्रशेखर जी ने बलिया की पहचान को दुनिया के सामने रखा। वहीं इस चुनावी जनसभा में सीएम योगी ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 4 जून के बाद इनकी दोस्ती फिर से खंड-खंड हो जाएगी और ये गठबंधन वाले फिर से एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। पार्टी और कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया है अनर्थ हुआ है। याद करिए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था और तभी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनी थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी ने जो राम भक्तों पर गोली चलाती है, यह सरकार उस समय मुकदमों, आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेती है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हुआ। पश्चिमी बंगाल में संतों के खिलाफ रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने जिस मिशन की स्थापना अपने पूज्य गुरुदेव परमाध्यात्मिक संत परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर किया था, आज उन्हें वहां की कांग्रेस गठबंधन का एक सहयोगी उन संतों को धमकी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव का छठा चरण खत्म हो चुका है। अब 7वें चरण के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं हमारी सहयोगी आंचल कादियान ने सोनीपत बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल से खास बातचीत की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। मौजूदगी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। राय विधानसभा से विधायक है और मौजूदा सोनीपत लोकसभा से कैंडिडेट भी हैं बीजेपी के। जी हां, मोहनलाल बड़ोली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और आंचल कादियान जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, आप सोनीपत पहुंचे और बहुत बहुत आभार आपका जी। सर, आज वोटिंग हुई है, मन में धक धक हो रही है, ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है, 4 तारीख का इंतजार। मैंने अपनी आंखों से जनता के मूड को देखा है, मैंने अपनी आंखों से जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से दिया है वो देखा है और उनकी भावनाओं को समझा है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से होगी। और ये जीत लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार 10 वर्षों की विकास के काम, जनता की सेवा के कार्य और देश के गौरव को बढ़ाने का जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका विश्वास और मोदी जी पर जो विश्वास जनता ने किया है, वही उस विश्वास की जीत इस लोकसभा चुनाव में। हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा की, एक करनाल की उपचुनाव, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे और इसी प्रकार से 10 की 10 लोकसभा की बड़ी जीत दर्ज होगी और 11 कमल के फूल 4 जून को मोदी जी के हाथ में सौंपने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि जीत से आप आश्वस्त हैं सभी की सभी सीटों से लेकर के। आप जनता के बीच पहुंचे, हालांकि आज मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन इससे पहले जब चुनाव प्रचार के दौरान आप जनता के बीच पहुंच रहे थे, किन मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे थे? सोनीपत के लोकल मुद्दों का मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर। सोनीपत के लोकल मुद्दे, सोनीपत को स्मार्ट सिटी बनाना, मेट्रो रेल लेके आना, रैपिड रेल लेके आना, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको अच्छे से डेवलप करना, इसको अच्छे से स्मार्ट सिटी के रूप में सोनीपत को विकसित करना और सोनीपत की जनता की जो रोज़ की समस्याएं हैं उनसे निजात मिले और जनता
जो सरकार के द्वारा जो सहायता की जाती है वो जनता को सीधी मिले, ये सही सारे मुद्दे हम लेके जनता में चर्चा की है और जनता में उन सब मुद्दों पर विचार मंथन हुआ है। और विचार मंथन होने के बाद जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प पत्र, हमारी पार्टी का जो चुनाव का संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसमें जो बातें कही गई हैं वो मोदी जी के विश्वास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी और लोगों के अधिकार की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी जो मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में दी है। भारतीय जनता पार्टी पर जो जनता ने विश्वास किया है और उस विश्वास पे ही जनता ने वोट करने का काम किया है। आखिरी सवाल, 4 जून को लेकर के कितने आश्वस्त हैं और जाते जाते सोनीपत की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि अगर मैं जीतता हूं तो ये करूंगा, या फिर अगर ना चाहे, ऐसा ना हो, अगर हार का सामना हुआ तो उस वक्त क्या आप जनता की सेवा करना छोड़ देंगे? जनता के बीच में जब मैं विधायक नहीं था जब भी सेवा की है और विधायक बन के भी सेवा की है और अब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और 100% 4 जून को अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और 100% रिजल्ट आएगा और मैं जनता की सेवा करने का काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहनलाल बड़ोली जी थे और अपनी जीत को लेकर के काफी ज्यादा आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं आंचल कादिर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।